Hello everyone, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel and today we are going to discuss कि सिंगापुर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं जिसमें आपको वीज़ा का सक्सेस रेशियो जनरेट हो जाए। सिंगापुर के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी एक सीज़न चल रहा है। 25 दिसंबर आ रही है कुछ दिनों में, जहाँ पर हम बहुत सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं अब्रॉड में जाकर, और न्यू ईयर भी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं ताकि उनकी जो नेक्स्ट ईयर की जो शुरुआत हो वो बहुत ही खास हो। तो और इसके हिसाब से ही हमारे पास बहुत सारे केसेस भी बढ़ रहे हैं। मंथली वी आर प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट 35 to 45 केसेस। ये पर्सनल केसेस है, और B2B में जो हमारे डायरेक्टली एजेंट से जो कैंडिडेट्स आते हैं वो अलग से है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, बट उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें आपको हर एक कंट्री के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए क्या आप कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो क्या ऑप्शनल आपके पास कुछ और चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं, नहीं है तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन चल रहे हैं। सो मे भी हो सकता है कि इसमें से इन फ्यूचर आपको वीडियोस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट जो रहता है, कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन करते वक्त हर एक वीज़ा के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। तो आपको सिंगापुर के लिए फॉर्म 14A करके रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म की लिंक आपको मिल जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी विल सेंड इट टू यू। एंड उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट रहता है हमारा मेन पासपोर्ट। यस, उसके बिना तो कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। पासपोर्ट में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें 2 से 3 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए, और आपका जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का सवाल ये रहता है कि 6 मंथ ये कब से कैलकुलेट होते हैं। जब भी आप कोई ट्रैवल करके रिटर्न आते हैं इंडिया, तो वहीं से वो 6 मंथ कैलकुलेट हो जाते हैं। तो वहाँ से वो 6 मंथ आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी ज़रूरी है। ओके, देन उसके बाद आता है आपका फोटोग्राफ। तो मिनिमम 2 फोटो आपको अटैच करने हैं एप्लीकेशन के साथ, जिसमें हर एक उन्होंने सिंगापुर हाई कमीशन ने उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन बनाई हुई है, जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि 35 x 45 mm साइज होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मैट फिनिशिंग होनी चाहिए, और 70 to 80% फेस विजिबल होना ज़रूरी है। उसके बाद स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि इन केस अगर आप जब भी फ़ोटो निकालेंगे तो उस वक्त आपके जो दांत है वो लिप्स के बिहाइंड ही होने चाहिए, वो दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि स्कैनिंग में प्रॉब्लम होता है। एंड देन इन केस अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि विदाउट स्पेक निकालने फ़ोटो आप निकाल सके। देन स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए कि जब भी आप फ़ोटो निकालें तो आपके जो बाल है वो आपके कान के नीचे ही होने चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है फ़ोटोज़ की, तो इसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो फ़ोटोज़ है वो स्कैन होते हैं और वही आपके पासपोर्ट के इस पर भी प्रिंट होकर आते हैं। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है इट्स रिगार्डिंग आपका कंफर्मेशन ऑफ द टिकट विथ रिटर्न। ओके, तो इस वीज़ा के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीज़ा का, सिंगापुर वीज़ा का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री में आपने कुछ भी अगर गलत नहीं किया है, इट मीन्स कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं तोड़े हैं, तो आपको ये वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप रिटर्न कंफर्म टिकट दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप गलती से डमी टिकट्स अगर आप अटैच करेंगे तो गाइज यस, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि सिंगापुर के लिए आप ओरिजिनल टिकट्स ही प्रोवाइड करें विथ रिटर्न। उसके बाद आता है आपका अकोमोडेशन। अभी अकोमोडेशन में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हर एक का केस अलग अलग रहता है। तो इस पर मैं भी डिस्कशन करना चाहूँगी कि इन केस अगर आप होटल में रहते हैं, कोई होम स्टे बुकिंग करते हैं, कोई हॉस्टल बुक करते हैं, तो आपको इसकी कंफर्मेशन कॉपी आपको अटैच करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप आपकी फैमिली मेम्बर हो या किसी फ्रेंड्स के पास अगर आप रहने वाले हो, तो आप उनका इनविटेशन लेटर
उनकी एड्रेस कॉपी, उनकी पासपोर्ट कॉपी और उनकी वीज़ा कॉपी आप अटैच कर सकते हैं। इनविटेशन लेटर में उनको यही मेंशन करना पड़ेगा कि आपके जो भी ट्रैवल्स के जो ट्रैवलिंग के जो डेट्स है वो उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी, और आपका जो रिलेशन है वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा, और आप कितने और उसमें क्या क्या आप लाइक जैसे फूड अकोमोडेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको सब चीज़ें उस इनविटेशन लेटर में आपको मेंशन करके लेनी ज़रूरी है आपकी इनवाइटी के थ्रू, और वो जो लेटर है वो साइन होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका अर्निंग सोर्स। अर्निंग सोर्स में अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई है तो आपको अटैच करने चाहिए मिनिमम लास्ट 3 महीने की सारे स्लिप्स। उसके बाद आपका एनओसी लेटर, एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसमें कंपनी की तरफ से आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी एक्चुअली मेंशन करेगी कि आप उस कंपनी में ये डेट से आप वर्किंग है, आपकी पोजीशन ये है, आपकी सैलरी इतनी है, और आप इस डेट से इस डेट तक सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी को आपके ट्रैवल के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी को आप एक लीव सैंक्शन लेटर भी बोल सकते हैं कि आप इस डेट से इस डेट तक सिंगापुर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कंपनी की तरफ से आपकी लीव अप्रूवल हो चुकी है। तो दोनों तरफ से भी ये लेटर आप मतलब आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसे एनओसी बोल सकते हैं या चाहे आप उसे लीव सैंक्शन लेटर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉई है तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। और उसके बाद आता है फिर आपका सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट। तो सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट आपको लेना है मिनिमम 3 महीने का। उसमें बैलेंस आपको पर एप्लीकेशन के हिसाब से मेंटेन करना है मिनिमम 70,000 to 80,000 रुपीज़। अगर आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है, हो सकता है कि वो आपके पेरेंट्स हो या आपका चाइल्ड हो, तो आपको वो जो 70,000 to 80,000 रुपीज़ है उसमें प्लस करके आपको जो भी अमाउंट वो बनता है उसको आप मेंटेन करके आप उसका स्टेटमेंट दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसके लिए वेवर भी मिल जाता है। अगर आपकी कोई प्रीवियस 2-4 कंट्रीज के लिए ट्रैवल हिस्ट्री रही हो, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के लिए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आप जब भी कोई वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे सिंगापुर के लिए, तो इसमें आपको वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप आपके कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आपकी पोजीशन प्रोप्राइटर हो सकती है, डायरेक्टर हो सकती है, तो इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आपकी शॉप एक्ट लाइसेंस कॉपी, या और कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आईटीआर की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इनकेस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का काम करता है। और उसके बाद आप चाहो तो मिनिमम 3 महीने का आपका करंट अकाउंट स्टेटमेंट भी शो कर सकते हैं। और इसमें भी करंट अकाउंट एक्चुअली आपका लिक्विड कैश फंड शो नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप भी ट्राई करें कि आप सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट ही शो करें जिसमें आपका बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अरेंज करना है आपकी स्कूल या फिर कॉलेज से, और आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो आपको इसमें अटैच करना होगा। उसके बाद आता है कि जैसे आपका अर्निंग सोर्स नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो अर्निंग सोर्स में आप चाहो तो आपके पेरेंट्स हो या कोई आपका जो इनवाइटी पर्सन है, अगर वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो आप उनकी तरफ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं। उनकी एक आईडी जैसे पासपोर्ट या कोई आधार कार्ड कॉपी है तो आप उसकी अटैचमेंट भी कर सकते हैं। और उनका सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट अगर वो एम्प्लॉई है तो उनके लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप आप अटैच कर सकते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट भी आप सिर्फ शो कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी वो आपको स्पॉन्सर ही करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट डॉक्यूमेंट रहता है सेकंड कोविड सर्टिफिकेट। अभी इसकी जब कोविड रिसेंटली बंद हुआ था तो उन्होंने कंपलसरी किया था, फिर बीच में 2-4 महीने पहले उन्होंने बंद कर दिया, और अभी रिसेंटली फिर से जब भी वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो उनकी फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेकंड कोविड सर्टिफिकेट आपको अटैच करना ज़रूरी है ताकि आपको इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप एप्लीकेशन करें तो आपका सेकंड कोविड सर्टिफिकेट आप उसके साथ ज़रूर अटैच कीजिए।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सिंगापुर वीज़ा के लिए आप अटैच कर सकते हैं और आपको मेक श्योर कि वीज़ा मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कैंडिडेट्स को वीज़ा 2 साल का मिल जाता है, कुछ लोगों को 30 डेज़ का मिल जाता है, लेकिन आपको जो मल्टीपल एंट्री मिलने के बाद भी आपका जो स्टे रहता है वो मिनिमम 30 डेज़ का ही स्टे रहता है। तो इसका जो प्रोसेस टाइमिंग है वैसे तो 2 to 3 डेज में इनके वीज़ाज आ जाते हैं, बट डिपेंड करता है कि हाई कमीशन के पास अभी कितना लोड है। तो अभी तो हॉलीडे सीजन चल रहा है तो बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो जैसे जैसे ट्रैवल डेट्स नज़दीक आ रही है वैसे वैसे वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मिनिमम 15 से 20 दिन पहले ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इन केस इन फ्यूचर अगर आप कभी भी सिंगापुर वीज़ा के लिए आप अप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपको कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइज हमारे यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं स्क्रीन पर, वो उसके ऊपर आप कॉल करके आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारे थ्रू वीज़ा अप्लीकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।